हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल फ्रेंड्स। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में आधुनिक भारत के इतिहास से उत्तर मुगल काल 18वीं सदी से औरंगजेब की नीतियां टॉपिक चलिए करते हैं। इसके पहले बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फारूक सियर, सैयद बंद, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण, ये सब टॉपिक इसके पहले वाली वीडियो में कवर कर दिए हैं, तो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। चलिए देखते हैं औरंगजेब की नीतियाँ। औरंगजेब ने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। उसके दीर्घ शासन काल के दौरान मुगल साम्राज्य अपने प्रादेशिक विस्तार के चरम पर पहुंच गया था। अपने उत्कर्षों के वर्षों में उसका शासन उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में जिंजी तक तथा पश्चिम में हिंद कुश से लेकर पूर्व में चिटगांव तक विस्तृत था। लेकिन अपने शासनकाल के महत्वपूर्ण कार्यों के साथ साथ औरंगजेब ने साम्राज्य विस्तार हेतु कई ऐसी नीतियां अपनाई जिन्होंने मुगल साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। औरंगजेब की नीतियां क्या थी, चलिए देख लेते हैं। अपने पूर्ववर्ती शासकों के विपरीत औरंगजेब को आडंबर पसंद नहीं था। उसकी ख्याति एक कट्टरवादी और ईश्वर से डरने वाले मुसलमान के रूप में थी। औरंगजेब ने मुस्लिम कानून की हनीफी व्याख्या को अपनाया, जिसका पालन भारत में पारंपरिक रूप से किया जा रहा था, परंतु उसने धर्मनिरपेक्ष फरमान भी जारी किया और ऐसे फरमानों को जवाबित कहा जाता था। जवाबित एक आलमगीरी नामक एक कृति में औरंगजेब के फरमानों का संकलन किया गया है। औरंगजेब की धार्मिक नीति भेदभावपूर्ण थी, जिससे दूसरे धर्मों के अनुयायियों के प्रति औरंगजेब के धर्मांध व्यवहार का परिचय मिलता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण था मंदिरों के प्रति औरंगजेब का व्यवहार और साथ ही हिंदुओं पर जजिया कर लगाना। औरंगजेब ने अपने शासनकाल के आरंभ में ही यह आदेश दिया था कि साम्राज्य के सीधे नियंत्रण वाले प्रदेशों में नए मंदिर न बनाए जाएं। पुराने मंदिरों को तोड़ने के लिए कोई आज्ञा नहीं थी, परंतु अकबर के शासनकाल में बनाए गए मंदिरों को भी नए मंदिरों में गिनने के आदेश दिए गए थे। इन आदेशों के फलस्वरूप बनारस के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर और जहांगीर के शासनकाल में वीर सिंह देव बुंदेला द्वारा मथुरा में बनाए गए केशव राय मंदिर को भी नष्ट कर दिया गया और उसके स्थान पर मस्जिदें बनवा दी गई थी। इन मंदिरों को तोड़ने के पीछे औरंगजेब का राजनीतिक प्रयोजन भी था। मुस्तैद खान ने अपनी रचना मासिर ए आलमगीरी में मथुरा के केशव राय मंदिर के विध्वंस के विषय में उल्लेख किया है। विगत 12 वर्षों के अंतर्गत ओडिशा में बनवाए गए सभी मंदिरों को तोड़ दिया गया। मंदिरों के साथ चल रहे विश्वविद्यालयों को भी नष्ट कर दिया गया था। 1779 ईस्वी में मारवाड़ राज्य में राजपूतों के मुगल शासन के प्रति विरोध करने पर सभी नए और पुराने मंदिर तोड़ दिए गए थे। औरंगजेब अपने शासनकाल के 22वें अर्थात 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था। उसने राजपूतों और ब्राह्मणों को भी इस कर से मुक्त नहीं किया था। उसने सभी हिंदू अफसरों को सरकारी नौकरी से निकाल दिया। केवल उन्हीं हिंदुओं को नौकरी पर रहने दिया जो अपना धर्म परिवर्तन कर हिंदू से मुसलमान बन गए थे। लेकिन कुछ इतिहासकारों को मत है कि औरंगजेब का उद्देश्य भारत को दार उल हरब, काफिरों का देश जिसे कहा जाता है, से दार उल इस्लाम, मुसलमान बहुल आबादी वाला देश में परिणत करना था। औरंगजेब की दक्षिण नीति। औरंगजेब की दक्षिण भारत की नीति भी मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी थी। मराठों का उदय मुगल साम्राज्य के पतन हेतु उत्तरदायी था। इसी कारण औरंगजेब ने मराठा शक्ति के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने हेतु दक्षिण विजय की नीति का अनुसरण किया था। मराठों को दक्षिण राज्य बीजापुर और गोलकुंडा से धन और सैनिक शिक्षा प्राप्त होती थी। साथ ही इन राज्यों में मराठे बड़ी संख्या में नौकरी में भी भाग लेते थे तथा ऊंचे पदों पर सेवारत थे
औरंगजेब ने मराठों के इन्हीं सोटों के ह्रास हेतु दक्षिण विजय की नीति को अंजाम दिया था। 1686 ईस्वी में बीजापुर, 1687 ईस्वी में गोलकुंडा पर विजय प्राप्त की तथा दोनों राज्यों को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। औरंगजेब ने मराठों पर का दमन प्रारंभ किया। यह उसकी सबसे बड़ी भूल सिद्ध हुई क्योंकि उसने धर्म को राजनीति से ऊपर रखा था। औरंगजेब ने क्रमशः शिवाजी के पुत्र संभाजी को पकड़कर उसकी हत्या के आदेश दिए। साथ ही शाहू को 1707 ईस्वी तक मुगल कैद में रखा गया। इसके बाद भी मराठों ने मुगलों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखी। राजा राम और उसके पश्चात उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने मराठों को नेतृत्व प्रदान किया और औरंगजेब की मृत्यु तक मराठा एक शक्तिशाली संघ में परिणत हो चुका था। अयोग्य एवं दुर्बल अधिकारी कुछ थे इसमें। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों ने मुगल साम्राज्य को विनाशकारी स्तर तक पहुंचा दिया। अयोग्य व दुर्बल उत्तराधिकारियों को उपस्थित ने मुगल साम्राज्य के पतन को अधोमुखी बना दिया था। औरंगजेब के पश्चात मुगल सत्ता में आए शासक कुशल प्रशासनिक क्षमता से कम थे और प्रायः अपने अधीनस्थ अधिकारियों पर आश्रित थे। साथ ही सत्ता को उत्कर्ष तक पहुंचाने हेतु इनके अपने दृष्टिकोण भी नहीं थे, जिसने मुगल साम्राज्य के पतन को असंभावित कर दिया था। विदेशी आक्रमण। मुगल साम्राज्य के काल में विदेशी आक्रमणकारी नादिर शाह का भारत पर 1739 ईस्वी में आक्रमण हुआ और उसने दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में भीषण लूटपाट की। साथ ही वह दिल्ली से शाहजहां का तख्त ताउस और कोहिनूर हीरा भी लूटकर ईरान ले गया था। नादिर शाह के आक्रमण के पश्चात अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया। उसने पंजाब को जीतकर अफगानिस्तान का अभिन्न अंग बना लिया। साथ ही मराठों का अहमद शाह अब्दाली के साथ युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की पराजय हुई। इसे पानीपत का तृतीय युद्ध वर्ष 1761 के नाम से जाना जाता है। आर्थिक शक्ति का ह्रास। मुगल साम्राज्य के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण आर्थिक कठिनाइयां थी। 18वीं सदी तक मुगल शासकों के पास न तो पर्याप्त धन शेष था और न ही जागीरें जो विभिन्न अधिकारियों को दी जा सकती थी। इस काल खंड तक आते आते जमींदार असंतुष्ट थे क्योंकि शासन का उन पर कठोर नियंत्रण था। उनका मानना था कि सरदार राज्य की आमदनी का एक बड़ा भाग स्वयं ले लेते हैं। अतः दोनों के बीच संघर्ष और आरंभ हो गया। किसान भी जमींदारों के साथ थे क्योंकि वह भी इस स्थिति से त्रस्त थे। मुगल अधिकांश समय युद्धों में संलिप्त रहे, अतः उनको धन की आवश्यकता पर्याप्त रूप से बनी रहती थी। साथ ही औरंगजेब के दक्षिण अभियान से मुगलों का धन व्यय लगातार होता रहा। इन्हीं परिस्थितियों ने मुगलों की आर्थिक शक्ति का ह्रास किया था। मनसबदारी व्यवस्था में दोष। औरंगजेब तथा उसके उत्तराधिकारियों के काल तक मनसबदारी व्यवस्था में दोष और त्रुटि उत्पन्न होने लगी थी। इस काल तक मनसबदारी प्रथा में अनेक परिवर्तन हुए। मुगल प्रशासन इस काल तक उतना सक्षम नहीं था जितना कि अकबर के काल में था। औरंगजेब और उसके पश्चात मनसबों की संख्या अकबर के काल से 3 गुना बढ़ गई थी। मनसबदार की चारित्रिक विशेषताओं में परिवर्तन आ गया था क्योंकि अब वह पूर्ण की भांति ईमानदार नहीं थे। वह लगान का सही लेखा प्रस्तुत नहीं करते थे तथा बादशाह के लिए निश्चित संख्या में घुड़सवार भी नहीं रखते थे। अकबर के काल में मनसबदारों का एक प्रांत से दूसरे प्रांत में नियमित स्थानांतरण होता रहता था, जिससे वह किसी क्षेत्र में अधिक शक्तिशाली नहीं होते थे। लेकिन इसके विपरीत 18वीं सदी में अधिकारियों का प्राय स्थानांतरण नहीं होता था, जिससे उनमें बहुत से अधिकारी छोटे स्थानीय शासकों की भांति व्यवहार करने लगे थे। सैनिक प्रशासन का कमजोर होना। 18वीं सदी तक मुगलों का सैनिक प्रशासन कमजोर हो गया था क्योंकि मुगल सेना में उच्च अधिकारियों की संख्या का अनुपात बढ़ गया था। मुगल सेना अपने पूर्व के शासकों की भांति नहीं रही थी क्योंकि उनकी गुणवत्ता कमजोर हो गई थी। मुगल तोपखाना युद्ध प्रौद्योगिकी में पिछड़ चुका था और उन्हें बंदूकों और तोपों के नवीनतम नमूनों में कोई रुचि नहीं थी, जिनका प्रयोग विश्व के अन्य देशों में किया जा रहा था। नौसेना को महत्व नहीं दिया जाना। मुगलों ने नौसेना के विकास को महत्व नहीं दिया, जो उनके लिए घातक सिद्ध हुआ। ये यूरोपीय देशों के आक्रमण से स्वयं को सुरक्षित महसूस करते थे, इसीलिए उन्होंने शक्तिशाली नौसेना के निर्माण की ओर ध्यान नहीं दिया।
अंग्रेजों ने अपनी नौसेना शक्ति के आधार पर संपूर्ण भारत पर प्रभुत्व स्थापित किया। तत्पश्चात मुगल साम्राज्य का पतन सुनिश्चित हो गया। इसका पहले चैनल पे पहली बार आया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और यहाँ से आप नोट्स भी बनाते चलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दिया करें।